नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे जावेद अख्तर चीचा बहुत दिनों तक तो साइलेंट थे और उस साइलेंट का वैसे तो मैंने क्रेडिट भी लिया हुआ है। आप देखें, मैंने जो ट्वीट किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन भाई जावेद चीचा तो लगता है कि उनको बीच बीच में हुक सी उठती है कि वो अपनी बेइज्जती कराएं। और उनकी बेइज्जती कैसे होती है? बार बार वो क्लेम करते हैं कि साहब कि उनके जो पुरखे थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। अब वो स्वतंत्रता सेनानी कैसे थे उसका बार बार फैक्ट चेक होता है और बार बार फैक्ट चेक होकर उनकी असलियत सामने आ जाती है। न केवल उनकी असलियत सामने आ जाती है, उनके ससुर जी की जो नए ससुर जी उनके जो दूसरी बीवी जो हैं उनके ससुर जी की भी असलियत सामने आ जाती है। फिर जिनको वो अपना सब कुछ मानते थे, यानी इस्मत चुगताई, उनके बारे में भी जो उन लोगों की जो शोहरत है वो सबके सामने आ जाती है। तो पूरी तरह से नंगे हो जाते हैं। अब थोड़ा सा आप तो जानते हैं कि इस बारे में कई सारे वीडियो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन नए लोगों को पता नहीं होगा। तो एक बार लगता है कि ये पूरा का पूरा जो लेसन है वो रिवाइज़ करना पड़ेगा। और रिवाइज़ यूँ करना पड़ेगा कि भाई चीचा जो थे वो बहुत नाराज़ हो गए। किसी ने, उन्होंने कहा विराट कोहली जिंदाबाद, तो किसी ने उनको टॉन्ट मार दिया, कह रहे अंदर से तो खुश हो गए यार, क्या दिखाने के लिए कर रहे हो क्या? बस साहब गाली गलौज और अपना वो कि साहब देखो हमारे दादा परदादा ने खून बहाया है और पता नहीं क्या क्या किया है कि जब तुम्हारे कुछ लोग कुछ भी नहीं थे तब हमारे लोग जो थे वो काला पानी में जाके मरे थे। वो काला पानी में जाके जो मरे थे ना वो फजले है खैराबादी फतवाबाज, उनकी तो अभी हम आपको पूरा किस्सा सुनाते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर से मशवरा कर दें, पहले भी किया था। और वो जो पिछली बार जब इनकी रगड़ाई हम नहीं की थी जयपुर डायलॉग में, जब वो रगड़ाई की थी चीचा की, तो वो काफ़ी दिन तक उसका असर रहा। लगभग 2-3 साल तक जो है वो चीचा चुप थे। लेकिन चीचा को एक सलाह दी थी, वो मान गए थे। इनको कहा था कि भाई देखो 8 बजे के बाद रात में ट्वीट मत किया करो। अब पता नहीं इनको क्या हुआ कि वो जो विराट कोहली जिंदाबाद जो था वो रात के लगभग 10:30-11 बजे के बीच में वो मैच पूरा हुआ। तो उस समय तक आप जानते हैं कि जब बड़े लोग जो हैं वो चीचा जैसे जब मैच देखते हैं तो साथ में चलता रहता है कुछ चखने के साथ साथ। तो तंद्रा थी और उन्होंने विराट कोहली जिंदाबाद कह दिया। किसी ने कुछ बोला और चालू हो गए भाई साहब, हमारी सलाह भूल गए कि 8 बजे के बाद में ट्वीट नहीं करना है। तो अब ट्वीट कर ही लिया है तो फिर से सुन लो। ये भाई साहब जो है इन्होंने जो शजरा बनवाया हुआ है, अब वो शजरा ये कहता है कि ये हज़रत उमर फ़ारूक, जी हाँ, हज़रत उमर फ़ारूक जो थे वो दूसरे खलीफा थे। पहले अबू बकर थे, यानी मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा हुए हैं सुन्नियों के, पहले अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान और चौथे अली। और उसके बाद फिर बाकी वो मुवैया वगैरह वो सब जो है वो, लेकिन जो रशीदुल खलीफा जिनको बोलते हैं वो ये थे। तो इन्होंने अपना शजरा एक बनवा रखा है जिसमें ये दिखाते हैं कि साहब ये 34वीं पुश्त है हज़रत उमर फ़ारूक की। ख़ुद को कहते हैं कि साहब हम एथीस्ट बन गए। अच्छा, ये एथीस्ट जो है इसको जब हमने पता किया तो पता चला कि जितने भी प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन वाले जो थे, जो मुस्लिम लीग के हिमायती थे, कैफ़ी आज़मी जैसे, कैफ़ी आज़मी इनके ससुर हैं। और लोगों ने फिर से फैक्ट चेक कर दिया कि भाई कैफ़ी आज़मी साहब बताया करते थे कि साहब की अगली ईद मिले पाकिस्तान में मनेगी। इतने बड़े पाकिस्तान परस्त थे। बाद में ये सारे के सारे इनको चालाकी आई और मौलाना आज़ाद ने सारे मुस्लिम लीगियों को कांग्रेस में लिया। कांग्रेस में आके इन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन बनाई वगैरह वगैरह। अब इनके पिताजी जान निसार अख्तर थे, वो फिल्मी राइटर थे। फिल्मी राइटर बने वो टीचर भी थे वहाँ बॉम्बे में, विल्सन कॉलेज था, उसमें पढ़ाया करते थे। उसके बाद फिल्मी गाने लिखने लगे। फिल्मी गाने लिखते लिखते सब जब चीचा जी आए, वो चीचा जी ने एक बार बहुत क्लेम किया था कि साहब कि देखिए मैं तो बड़ा गरीब था। जब उनकी गरीबी का फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि साहब ये तो खैराबाद के जो शाही घराना है वो उससे हैं। और उसके बाद एक कॉल्विन ताल्लुक़दार कॉलेज जो है लखनऊ का, जो सबसे बड़ा एलीट कॉलेज माना जाता था उस वक्त, उसमें पढ़े हुए, AMU में पढ़े हुए। ग्वालियर घराने से इनके ताल्लुक़ थे। ग्वालियर घराने ने इनको सिंधियाज़ ने इनके
बाप दादाओं को परवरिश दी। ख़ास तौर से इनके जो दादा थे, दादा साहब जो थे वो इब्राहिम हक क्या नाम था, मुस्तर खैराबादी नाम से वो शेर व शायरी किया करते थे और उनको साहब अंग्रेज़ों ने ख़िताब अता किया था। तो जिनको अंग्रेज़ों ने ख़िताब अता किया उनके लिए कह रहे हैं कि साहब कि वो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े थे। अच्छा, मुस्तर साहब के जो अब्बा हुजूर थे वो भी बड़े मौलाना थे, अब्दुल हक साहब। तो अब्दुल हक साहब जो थे वो बड़े मौलाना थे, वो भी फतवाबाजी किया करते थे, फतवाबाज थे बड़े। अच्छा, जो जिनकी बात हो रही है वो है फजले हक खैराबादी। और वो जो फजले हक खैराबादी साहब हैं वो तो बहुत बड़े मौलाना थे, उन्होंने जिहाद का फतवा दिया था और उस फतवे के वजह से अंग्रेज़ों ने उनको कैद किया और काला पानी भेजा। और जब काला पानी भेजने लगे तो उन्होंने दुनिया भर के माफ़ीनामे लिखे, दुनिया भर के झूठ लिखे और ये कहा कि वो फजले हक तो मैं हूँ ही नहीं, वो फजले हक तो कोई शाहजहानपुर वाला है साहब, मैं तो फजले हक जो हूँ वो अलवर का हूँ और अलवर के महाराज की मैं सेवा में था। वो अलवर के महाराज की सेवा से आ गए थे बहादुर शाह जफ़र के पास। गालिब वगैरह से बड़ी इनकी दोस्ती हुआ करती थी साहब। और उसके पहले भी बड़ा काम कर चुके थे इन्होंने। जो देवबंदी शाखा जो हो गई थी वो आपके शाह इस्माइल वगैरह लोग जो थे, वो शाह इस्माइल जो थे, वो जो बालाकोट वाले अहमद बरेलवी थे, तो उनके बालाकोट वालों के साथ में थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी तक़वाउल ईमान। उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी लिखी थी जो मोहम्मद साहब के जो पेश थे लोग, उनको लगा कि साहब कि ये चीज़ जो है ये गुस्ताखी है हमारे रसूल की शान में। तो 14 लोगों ने मिलकर फतवा जारी कर दिया। मतलब इनकी फतवाबाजी बहुत पुरानी है। ये फतवाबाजी इन्होंने 1825-26 में ही कर दी थी। ये बड़े मौलाना थे भाई। अरे बड़े मौलाना के फिर बाद में एक और भी आया है भाई, उसका मेरे पास जो है वो नई मेरे पास खबर आई है। और नई खबर ये है कि साहब ये 34वीं पुश्त अपना जो शजरा बताते हैं हज़रत उमर फारूक का, वो फ़र्ज़ी है। और वास्तव में तो ये कोई दारा शिकों के टाइम पे किसी रक़ासा के पीछे लगाया गया था। कोई हिंदू थे, वो रक़ासा के चक्कर में कन्वर्ट हो गए थे, उनका नाम एजाज़ हक रखा गया था। और चूँकि वो दारा शिकों के पेश थे तो बाद में भाग के चले गए थे और दिल्ली से भाग के औरंगज़ेब के टाइम में चले गए थे वो खैराबाद। और जब खैराबाद में जब आपके नवाब आए, जो शिया नवाब वगैरह आए, तो उन्होंने इनको जागीर दे दी खैराबाद में। ये एक इसके बारे में देखिए मेरे पास प्रूफ नहीं है और अगर चीचा जो है इसका खंडन करते हैं तो मैं मान भी लूँगा भाई चीचा है आखिरकार। लेकिन ये भी एक खबर आई है और ये आप लोग इसको फैक्ट चेक करें, ये खबर है। ये एजाज़ हक कौन थे और क्या संबंध था उनका, कोई दारा शिकों की रक़ासा थी उससे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आई हैं। तो अब चीचा जो है वो फजले हक साहब के बारे में कहते हैं। मैंने बताया आपको कि फजले हक साहब जो थे फतवाबाजी में पकड़े गए थे, काले पानी में बंद हुए। मेरी जो ट्वीट आपने अभी मैंने जो बताई है उसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो चीचा साहब का तो ये हाल है। और चीचा साहब एथीस्ट क्यों है मैंने आपको बता दिया। एथीस्ट को आप फिर बहाना मिल जाता है कि साहब मैं तो एथीस्ट हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं तो एथीस्ट हूँ, मैं इस्लामी थोड़ी हूँ। तो वो जो इस्लामियों के फतवे हैं उनसे बच जाते हैं। बाकी अंदर अंदर सारे काम वही करते रहते हैं, पूरी तरह से फैलाते रहते हैं। अंदर ही अंदर हिंदुओं के प्रति घृणा किस तरह से की जाती है, वही जो स्टीरियोटाइपिंग की जाती है। 786 पाक हो जाता है, मंदिर जो है वो सुपरस्टिशन है, सारा का सारा आपको पता है कि ये मार्क्सिस्ट जो पूरा जो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क है उसी में ये काम करते हैं। अब बात आती है साहब कि इतने बड़े साहब ये एथीस्ट हैं कि इन्होंने जब अपनी पहली बीवी हनी ईरानी को तलाक़ दिया तो उस तलाक़ देने के वक्त जो है वो तलाक़ वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हनी ईरानी के साथ इनकी शादी जो थी वो स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई थी। एथीस्ट थे उस समय। तो तुरंत चोला बदला, इस्लामी बने और तलाक़ जो था वो पूरा नहीं हुआ था हनी ईरानी से।
तो तुरंत कहा मैं हम तो इस्लामी हैं, हम दूसरी शादी कर सकते हैं, और शबाना आज़मी से मुसलमान बन के शादी कर ली, निकाह हो गया। उसके बाद जब तलाक पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया हनी ईरानी से, तो वापस बन गए, वापस एथीस्ट बन गए, और उसके बाद से लगातार एथीस्ट बने रहते हैं। और एथीस्ट बने रहने के कारण जो हिंदुओं का एक मूर्ख किस्म का जो सेक्युलर तबका है वो उसके फेवरेट हैं। ये नहीं बताते कि इस्मत चुगताई, जिनको शबाना आज़मी अपनी माँ की तरह मानती थी, इस्मत चुगताई ने क्या किया कि इस्मत चुगताई जो थी वो सही में ये इस्लामी रूढ़िवादिता से एक तरह से पसंद नहीं करती थी, नापसंद करती थी इस्लामी रूढ़िवादिता को। तो उन्होंने अपनी विल लिखी कि साहब कि जब मेरी मौत हो तो मुझको दफनाया ना जाए, मुझको मेरा दाह संस्कार किया जाए। तो साहब वो दाह संस्कार में भाई लोग पहुँचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि गैर इस्लामी काम है, गैर इस्लामी काम है। उसके कई सारे जो हैं वो सबूत मौजूद हैं, लेकिन आजकल जो है वो जो बहुत ज़्यादा फैल गई जब बात, तो शबाना जी ने जो है उसको आके डिनाई किया। उस डिनाइल को आप फेस वैल्यू पे लेना चाहें तो ले लें, बाकी अगर किसी दिन कोई ये फैक्ट चेकिंग की बात आएगी तो ये फैक्ट चेक भी हो जाएगा। और आप लोग जो हैं सुनने वाले, आप लोग बहुत विद्वान हैं, आप फैक्ट चेक कर ही सकते हैं। और बाकी जो हरकतें अभी पिछले दिनों से होती रही हैं वो सब आप जानते ही हैं, चीचा की हरकतें, वो किस तरह से उन्होंने जो है वो एक बार सदगुरु को एक तरह से इंसल्ट करने का प्रयास किया था, तो सदगुरु ने इनकी ऐसी तैसी कर दी थी, क्योंकि आखिरकार ये अपने आप को रैशनलिस्ट मानते हैं, लेकिन सदगुरु से बड़ा रैशनलिस्ट कौन है। तो ये जो चीचा का जो पूरा इतिहास है, जिस पे मैं काफ़ी शोध कर चुका हूँ और मैंने इसमें डिटेल में बताया है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बीच बीच में फैक्ट चेक होती रहनी चाहिए। और चीचा जो है वो बीच बीच में अपनी इज्जत खुद ही उतरवा लेते हैं, बार बार जो है वो कुछ बोल देते हैं, अपने यहाँ के लोगों को कुछ कह देते हैं कि साहब कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे, और उसके बाद फिर इनकी ऐसी तैसी हो जाती है। सबसे पहली बार ऐसी तैसी तब हुई थी जब इन्होंने सावरकर जी की निंदा करके कहा था कि साहब उन्होंने माफ़ीनामा लिखा। तो भाई इनके जो दादाजी के दादाजी थे जो फजल हक खैराबादी साहब, उनके जो माफ़ीनामे थे और उनके जो झूठ थे, किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों से बचने का प्रयास किया, किस तरह से उन्होंने ये पूरी तरह से इनकार कर दिया कि वो किसी भी तरह से 1857 में शामिल थे, अपने फतवे से इनकार कर दिया। तो ये सब जो झूठ बोलने वाले जो हैं, उनकी पुश्त जब सावरकर जी को, जब स्वातंत्र वीर सावरकर जी को इस तरह की बातें कहती है तो फैक्ट चेक होता ही है। तो भाई ये पंचर वाला जुबैर जो है, इससे मैं कहूँगा कि भाई पंचर वाले जुबैर, चीचा की मदद को आ, और ये जो सारी बातें इनके बारे में कही जा रही है उसका फैक्ट चेक कर, और फैक्ट चेक करके बता भाई कि आखिरकार चीचा जी के दादाजी मौलाना फजल हक खैराबादी, उनको अल्लामा भी कहते थे, हाँ जो बड़ा मौलाना होता है उसको अल्लामा बोल देते, इतने बड़े मौलाना थे वो। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी जो थे वो काला पानी किस जुर्म में गए थे? अच्छा, सावरकर की बात करते हैं, सावरकर ने तो 11 साल की यातना झेली और निकल आए, पता नहीं कितनों को पिटिशन लिख लिख के फ्री भी कराया। लेकिन हमारे फजल हक खैराबादी जी जो थे वो ही निकल लिए। बताइए, वहाँ काला पानी में रहते हुए ही खर्च हो गए। तो क्या मुकाबला करेंगे सावरकर से चीचा। और वाकई तारिक फ़तेह साहब ने एक बात कही थी, आपको ध्यान है कि तारिक फ़तेह साहब और आपका एक मुकाबला हुआ था, और उसमें तारिक फ़तेह साहब ने आपसे ये पूछा था कि भाई, तो उनको ये कह रहे थे कि तारिक फ़तेह साहब को कह रहे थे कि तुम जो है वो पाकिस्तान के एजेंट हो। तो तारिक फ़तेह ने पूछा कि साहब आपको पाकिस्तान में लोग बहुत पसंद करते हैं? कि हाँ बिल्कुल, कि साहब आप जब वहाँ जाते हैं तो आपका बड़ा इज़्ज़त एहतराम होता है वहाँ पे? कि हाँ बिल्कुल होता है। तो भाई पाकिस्तान के एजेंट आप हैं या मैं हूँ? तारिक फ़तेह साहब ने पूछा था। बस इसी से समझ लीजिए कि क्या हालात हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।